नमस्कार दोस्तों, द लिशियम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, द लिशियम प्लेटफॉर्म पर हम आपको यूजीसी नेट सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हैं और इसी क्रम में हमने आपको एक टारगेट बैच स्टार्ट किया है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध करा पाऊँ। बिजी शेड्यूल होने के कारण हम पर डे वीडियो नहीं ला पाते हैं, कुछ ऐसी व्यस्त काम आ जाते हैं जिसमें, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको एग्ज़ाम के पहले कोर्स कवर कराऊं और सारे टॉपिक कंप्लीट कराऊं। इस सीरीज में मैंने आपको यूनिट फर्स्ट पढ़ा दिया है। यूनिट फर्स्ट में मैंने आपको सारे थिंकर्स पढ़ा दिए हैं और इनका आपको पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया था। यानी आपको नोट्स बनाने की झंझट से भी मुक्ति मिल गई है। अब आप क्या करें, केवल उस पीडीएफ का प्रिंट ले लें और वीडियो जो मैं पढ़ाता हूं, जो समझाता हूं, बस उसके साथ लेके उसे बैठ जाएं और एक दो बार अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपको लाइफ टाइम के लिए वो कॉन्सेप्ट, वो अवधारणाएं, उनकी जो शब्दावली है या उनकी जो किताबें हैं आपको याद हो जाएंगी। मैंने फर्स्ट यूनिट के बाद सेकंड यूनिट ना पढ़ा के हमने थर्ड यूनिट स्टार्ट की और थर्ड यूनिट के जो बेसिक कंसेप्ट थे उसमें मैंने आपको नेटवर्क थ्योरी के बारे में बताया कि नेटवर्क क्या है, आइडेंटिटी के बारे में बताया कि क्या होता है, डायस्पोरा के बारे में बताया, वैल्यूज, नॉर्म्स एंड रूल्स के बारे में बताया। पावर एंड अथॉरिटी में इसी चैनल के पे जाएंगे आप तो उस पे पावर और अथॉरिटी भी मैं आपको बता चुका हूं। आज हम बात करेंगे ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही पर। ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही क्या होता है, इसको हमें, ये बहुत ही टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, एक सिंपल है, क्योंकि हम अपने, जब हम कोई भी ऑफिशियल काम कराने जाते हैं, तहसील कचहरी, न्यायालय, किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो हम इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि नौकरशाही क्या है और इसको समझने का प्रयास करेंगे। जो नौकरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, ये मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक ब्यूरो और दूसरा क्रेसी। ब्यूरो का मतलब होता है कार्यालय और क्रेसी का मतलब होता है तंत्र, अर्थात कार्यालय का शासन या कार्यालय का तंत्र। इसमें एक चीज आप और समझ लीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर जब आप यूनिट 3 को में पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये ब्यूरोक्रेसी लिखा है और इसी यूनिट के जब आप 5 में जाएंगे तो वहां पर भी ब्यूरोक्रेसी लिखा हुआ है। ये अब आप ये देख लीजिए कि मैंने एक जगह ब्यूरोक्रेसी पढ़ा दिया, इसका मतलब है कि मैंने दोनों जगह ब्यूरोक्रेसी को कंप्लीट करा दिया, क्योंकि बहुत से टर्म ऐसे हैं या बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो 2 या 3 बार आए हुए हैं, तो मैं उनको कहीं एक जगह ही पढ़ाऊंगा। जैसे ट्राइब्स है, ट्राइब्स 2-3 बार आया लेकिन मैं उसको एक जगह पढ़ाऊंगा। मूवमेंट्स की कई जगह बात हुई है लेकिन सारे मूवमेंट्स में एक जगह पढ़ाऊंगा। तो आपको ये थोड़ा सा रखना है। वैसे मैं बताता चलूंगा सिलेबस में कि ब्यूरोक्रेसी यहाँ है और यहाँ है और हम इन दोनों को मर्ज करके, तो आज यूनिट 5 का भी ब्यूरोक्रेसी है और बेसिक कंसेप्ट का भी ब्यूरोक्रेसी मैं यहीं क्लियर कर दूंगा। अब देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी होता क्या है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है कार्यालय का तंत्र, यानी कार्यालय का शासन। नौकरशाही जो है ये एक आधुनिक अवधारणा है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है और इसके साथ जो नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख किया था वो डी गॉर्ने ने किया था। इसको थोड़ा सा याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, डी गॉर्ने ने किया था। समाजशास्त्र में नौकरशाही के बारे में मैक्स वेबर आपको बताते हैं कि क्या होता है। नौकरशाही की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी बुनियाद जो है वो युक्ति संगत, यानी रैशनैलिटी के आधार पर होती है, यानी रैशनैलिटी संगत सिद्धांतों पर आधारित होती है। अधिकारी तंत्र का संगठन और उसमें कामकाज करने वालों की पद्धति अवैयक्तिक नियमों पर चलती है। कहने का मतलब है कि जो नौकरशाही है, नौकरशाही एक तो आधुनिक समाज की विशेषता है और दूसरा इसके साथ नौकरशाही युक्ति संगत, यानी रैशनल जो थॉट है या रैशनल जो थ्योरीज है उन पर आधारित होती है। इसके साथ अधिकारी तंत्र का जो संगठन है और कामकाज करने की जो प्रकृति है वो व्यक्तिक नहीं है, अव्यक्तिक नियमों पर आधारित है। यानी जो लिखित नियम होते हैं हम उनके ही आधार पर काम करते हैं, अपना व्यक्तिगत, अपना इंडिविजुअल उसमें कुछ नहीं जोड़ सकते और ना ही घटा सकते हैं। ये नौकरशाही की विशेषता है। आगे नौकरशाही के बारे में मैक्स वेबर कहते हैं कि किसी भी प्रतिष्ठान में
प्रतिष्ठान को जब कार्यालय चलाता है या उसके अधिकारी चलाते हैं तो उसी व्यवस्था को नौकरशाही कहा जाता है, उसी व्यवस्था को ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। यानी जब किसी प्रतिष्ठान यानी संस्थान, चाहे वो कोई भी संस्थान हो सकता है, जब उसे किसी कार्यालय के द्वारा संचालित किया जाता है या उसके अधिकारियों के द्वारा संचालित किया जाता है तो ऐसी व्यवस्था नौकरशाही कहलाती है। नौकरशाही एक पिरामिड के रूप में होता है। नौकरशाही में क्या होता है कि सबसे जो ऊपर जो निर्देश देने वाला होता है वो एक व्यक्ति होता है, उसके नीचे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे यहाँ पर हमारे अधीनस्थों की संख्या बढ़ती जाएगी। प्रधानमंत्री के अंदर मंत्री, बहुत उपमंत्री, फिर IAS, फिर PCS, SDM, DM, लेखपाल और चपरासी और क्लर्क तक की कहानी आते आते बहुत हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम ब्यूरोक्रेसी में ऊपर जाएंगे तो प्रधानमंत्री एक मिले। कार्यपालिका है जो न्यायपालिका है और जो विधायिका है, अगर हम देखें तो भारत में यहाँ पर भी स्पष्ट क्या ये नौकरशाही के बहुत अच्छे उदाहरण हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। अब हम नौकरशाही की कुछ विशेषताएं देखते हैं। इसमें स्पष्ट डिवीजन ऑफ लेबर होता है। यहां पर क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर बटा हुआ होता है कि एक व्यक्ति को कितना काम करना। अगर कोई अध्यापक है तो वो अध्यापक का ही काम करेगा, ना कि क्लर्क का, और यदि कोई क्लर्क है तो वो अध्यापक का काम नहीं करेगा, वो क्लर्क का ही काम करेगा। चपरासी का काम करेगा, BC वाइस चांसलर उसका काम करेगा, जो उसके कार्य हैं, रजिस्ट्रार अपने उसका, मतलब हर किसी का अपना एक डिवीजन ऑफ लेबर होता है, स्पष्ट डिवीजन ऑफ लेबर होता है। यह नौकर, कई बार क्वेश्चनों में क्या होता है कि इन्हीं विशेषताओं में से तीन विशेषताएं तो रखते हैं, एक अलग रख देते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। निश्चित कार्य विधियां होती हैं, यानी उनके जो कार्य करने के तरीके होते हैं वो कुछ निश्चित नियमों पर आधारित होते हैं। कार्य क्षेत्र भी सीमित होते हैं, ऐसा नहीं कि हर क्षेत्र में उनका अधिकार हो, वो किसी भी क्षेत्र में अपना कार्य कर सकते, नहीं, उनके कार्य क्षेत्र, उनके कार्य का जो एरिया है वो भी निश्चित है। कार्य को पूरा करने के लिए विधि पूर्वक व्यवस्था होती है, यानी जब भी वो कोई कार्य करेगा, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, तो उसके पास एक विधि होगी, लॉ होगा और उसी लॉ के अनुसार वो कार्य को करेगा। उनमें पद सोपान व्यवस्था होती है, यानी एक हायरार्की होती है कि ऊपर अधिकारी होता है, फिर उसके अधीनस्थ, फिर उसके अधीनस्थ और फिर लास्ट में फोर्थ कर्मचारी होते हैं, यानी एक हायरार्की सिस्टम होता है। पद के लिए कुछ निश्चित योग्यताएं होती हैं, कुछ अर्हताएं होती हैं, तभी आपको उस पद पर आसीन किया जाएगा। पृथक वर्ग होता है, लाल फीता शाही होती है, आप लकीर के फकीर बने रहते हैं। इसमें ब्यूरोक्रेसी में कि अगर उसमें लिखा है, आप चाह भी रहे हैं कि साहब हमें कोई काम करना है, ये हित में है, लेकिन अगर कानून में लिखा है कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ये लाल फीता शाही है, व्यक्ति परेशान हो जाता है यहाँ पर बहुत ज्यादा। कठोर एवं व्यवस्थित अनुशासन एवं नियंत्रण की व्यवस्था होती है। इसमें वेतन भी होती है और पेंशन अधिकार भी होते हैं। और संबंध कैसे होते हैं, अव्यक्तिक होते हैं, ना कि व्यक्तिक, यानी फॉर्मल रिलेशन होते हैं अधीनस्थ और उसके अधिकारी के बीच में। तो यहाँ पर हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि ब्यूरोक्रेसी क्या है और ब्यूरोक्रेसी के लक्षण क्या है, और इनमें से ही आपको एक पूछकर वो आपसे क्वेश्चन बनाता है। फिर इसमें आधिकारिक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है और विशेष कार्य को करने वाले के पास अपनी एक विशेषज्ञता होती है, वो उसमें मास्टर होता है, तब वो कार्य करता है। आर के मर्टन ने माना कि वेबर का जो ब्यूरोक्रेसी है अपने विधि नियमों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण नौकरशाही सर्वाधिक अक्षम व्यवस्था है, परंतु मर्टन इसे कारण इसकी क्षमतापूर्ण निष्पादन का व्यवधान माना है। यानी आर के मर्टन कहते हैं कि जो वेबर ने जो विधि के आधार पर ब्यूरोक्रेसी की बात की, ये इसमें नियमों की इतनी अधिक जटिलता हो जाती है कि यह व्यक्ति को अक्षम बना देती है, व्यवस्था को सही रूप से सुचारू रूप से कार्य नहीं करने देती है। परंतु मार्टन ने इसी के कारण इसे क्षमतापूर्वक निष्पादन में व्यवधान माना है, और मार्टन कहते हैं कि इतनी कठोर व्यवस्था के कारण ये क्या करती है, ये अपने अच्छे से कार्य नहीं कर पाती है। थोड़ा सा इसमें इसका रवैया थोड़ा सा कमजोर होना चाहिए, मतलब नियमों में इतनी रूढ़िवादिता नहीं होना चाहिए कि साहब जो लिखा है आदमी वही करे। कई बार इतने भी अधिकारी के पास होना चाहिए कि वो अपने चेतन, अपने विवेक से भी निर्णय ले सके। खैर, फिर आगे बात आती है मार्टन की। मार्टन नौकरशाही को कर्मकांड यानी रिचुअल्स मानते हैं,
अब मार्टन के यहाँ पर जब हम एनोमी की थ्योरी पढ़ेंगे तो 5 प्रकार के उन्होंने बताए, लेकिन हम यहाँ बहुत डीप में नहीं जाएंगे आर के मार्टन के। यहाँ पर आर के मार्टन नौकरशाही को रिचुअलिज्म के मानते हैं, यानी साधन और साध, जो नियमों के पालन को लक्ष्य मान लेते हैं और सामूहिक लक्ष्य को भूल जाते हैं। यानी जो मान के चलो नौकरशाही इसलिए बनाई गई है कि व्यक्ति का कल्याण हो सके, मानव कल्याण हो सके, समाज में कुछ बेहतर हो सके, और उसके लिए कुछ नियम बनाए गए। लेकिन नौकरशाही व्यवस्था में होता क्या है कि जो नौकरशाह होता है, जो उसमें काम करने वाला होता है, वो नियमों पर ही ज्यादा महत्व देने लगता है और अपने लक्ष्य को भूल जाता है। तो जिसके कारण वो मार्टन कहते हैं कि नौकरशाही कैसी रिचुअलिज्म की व्यवस्था है, कर्मकांडीय एक व्यवस्था है। जबकि मैक्स वेबर नौकरशाही को एक आधुनिक समाज की व्यवस्था मानते हैं और उसे एक तार्किक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताया है, और अगर ब्यूरोक्रेसी से क्वेश्चन बनता है तो जितना मैंने लिखा है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इतना मान के चलिए, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और अब मैं बता रहा हूं कि मैक्स वेबर का जो इसमें जो अपने सिलेबस अपन पढ़ते हैं तो उसमें ब्यूरोक्रेसी के आगे पावर और अथॉरिटी भी लिखा हुआ है, पावर एंड। तो भाई पावर क्या होती है थोड़ा सा देख लेते हैं। अब चूंकि मैक्स वेबर का ही कंसेप्ट है तो हम इस पे बहुत ज्यादा डीप नहीं, हल्का आपको कॉन्सेप्ट बता के चले जाएंगे। टेक्स्ट आप खुद पढ़ लेना, मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। जो पावर होती है, शक्ति होती है, इसका मतलब होता है कि आप जब किसी से उसकी इच्छा के विरुद्ध अपनी बात मनवा लेते हो तो यह पावर होती है। जैसे किसी एक चोर या डाकू की शक्ति आपसे क्या कर लेती है, बंदूक या कट्टा या कुछ भी हथियार दिखाकर आपसे पैसा ले लेता है। तो इस प्रकार का जो उसके पास जो पावर है वो पावर कैसी है, उसकी शक्ति है। लेकिन जब इसी शक्ति में राज्य की वैधता प्राप्त हो जाती है, समाज की वैधता प्राप्त हो जाती है, तो यही शक्ति पावर बन जाती है। सरकार हमें कट्टा बंदूक कुछ नहीं दिखाती है, लेकिन हमसे टैक्स वसूल लेती है। घर हमारा, लेकिन हाउस टैक्स सरकार लेती है। संपत्ति हमारी, संपत्ति पर टैक्स गवर्नमेंट लेती। तो हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। शक्ति और सत्ता में अंतर स्पष्ट है। शक्ति में जब वैधता जुड़ जाती है तो वही सत्ता बन जाती है। और फिर मैक्स वेबर यहाँ पर 3 प्रकार की पावर एंड अथॉरिटी की बात करते हैं। वो कहते हैं एक करिश्मेटिक सत्ता होती है, यानी इस ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं कि इनमें चमत्कारिक सत्ता होती है, एक परंपरागत सत्ता होती है और एक विधिक सत्ता होती है। विधिक सत्ता जो है वो नौकरशाही की विशेषता है, आधुनिक समाज की विशेषता है कि नियम कानून के आधार पर आपको सत्ता दी गई है। ट्रेडिशनल जो आपकी पावर एंड अथॉरिटी है ये आपकी जनजातीय समाजों में पाई जाती है। जनजातीय समाजों में इस प्रकार की मुखिया पाए जाते हैं, या ग्रामीण समाजों में तो अब उतना नहीं रहा, लेकिन जनजातीय समाजों में इस प्रकार की पावर हमें देखने को मिलती है। करिश्मेटिक सत्ता जैसे महात्मा गांधी करिश्मेटिक सत्ता में आते हैं। आपके महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, कन्फ्यूशियस, ऐसी बहुत सी बड़ी पर्सनालिटी हैं, प्रॉफिट मोहम्मद। इन लोगों की क्या है कि करिश्मेटिक सत्ता है, ये इनको लोग देख के ही इनकी बात मान लेते हैं, बहुत ज्यादा तर्क करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इन सब के बारे में मैंने पावर एंड अथॉरिटी के टाइप मैंने यहाँ पर पूरा टेक्स्ट में लिख दिया है, और ये आपको पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। आप वहां से इसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के या सॉफ्ट कॉपी के रूप में पढ़ सकते हैं। और आज मैंने आपको 3 कंसेप्ट बताए हैं, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, पावर क्या होता है और अथॉरिटी क्या होता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, और नमस्कार।